नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। नए वक्फ कानून पर देश भर में बवाल मचा है। संसद में लड़ाई हारने के बाद इस कानून के विरोधियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और देश की सबसे बड़ी अदालत पर दबाव बनाने की साजिश रची है। दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिका का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के सामने किया, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की उन्होंने जरूरत बताई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वक्फ कानून पर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक के बाद एक वक्फ कानून के खिलाफ जो विरोधी हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो सारा दारोमदार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर वक्फ कानून को लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर वक्फ कानून को लेकर दारोमदार तो पहले से ही था जी। पहले भी याचिकाएं दायर की गई थी कई मामलों में, लेकिन ये इतनी याचिकाएं दायर क्यों की जा रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। और वकीलों की ये बड़ी फौज क्यों तैयार की जा रही है, दूसरी बड़ी बात है। क्योंकि जितने सीनियर वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ उठते बैठते रहते हैं, जिनकी मीटिंग चलती है, बेंच और बार, ये दोनों के बीच तालमेल होता है और तालमेल बने रहना चाहिए। जिस तरीके से डेमोक्रेसी में संसद के अंदर तालमेल होना चाहिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच, और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तालमेल से संसद की कार्रवाई अच्छी चलती है। लेकिन फिर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच अगर सेटिंग हो जाए जी, किसी भी मामले में एक दूसरे का विरोधी न करे, तो फिर उसके बाद डेमोक्रेसी सही मायने में खतरे में आ जाती है कि अब कोई विपक्ष है ही नहीं। उसी तरीके से बार और बेंच, यानी कि बार एसोसिएशन, वकील और जज, ये दोनों के बीच तालमेल थोड़ी होनी चाहिए कि कैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग चले। लेकिन अगर इन दोनों के बीच तालमेल से ऊपर चला जाता है तो फिर समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसलिए वक्फ एक्ट के खिलाफ, नए जो वक्फ कानून बने हैं उसके खिलाफ याचिकाएं दायर करना शुरू कर दिया गया। और उसमें इन लोगों ने जब एक ही बात करनी थी, जैसा आपने कहा कि एक ही बात की गई है, धार्मिक अधिकार मुसलमानों की, बिल्कुल। लेकिन एक ही बात नहीं है इसमें, सब लोगों ने चालाकी की है। किसी ने आर्टिकल 25 की बात की, किसी ने आर्टिकल 14 की बात की, किसी ने शरीयत एक्ट की बात की कि शरीयत एक्ट के खिलाफ है, किसी ने बात की फंडामेंटल राइट की, तो किसी ने बात की मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की, किसी ने बात की रिलीजियस प्लेसेस के अधिकारों की, कि मुसलमानों के धार्मिक संस्थान जितने हैं और धार्मिक स्थल हैं उन जगहों पर कंट्रोल करने की कोशिश सरकार कर रही है। ये मुसलमानों के धार्मिक प्लेसेस के राइट्स के खिलाफ है। ये सारे अलग अलग है। ये याचिकाओं में स्पेसिफिक सिर्फ वक्फ बोर्ड नए संशोधन जो कानून है उसको चैलेंज करने के लिए आधार अलग अलग रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही आधार रखा गया तो इसलिए इतनी याचिकाओं की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन खैर, याचिकाएं तो आधार, बेसिक आधार एक ही है कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए। और रद्द करने के लिए चालाकियां अलग अलग की गई है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक कानून पर चर्चा नहीं होगी, वैचारिक चर्चा होगी। जैसे कि आर्टिकल 370 को लेकर चर्चा हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कपिल सिब्बल भी थे, प्रशांत भूषण भी थे, बड़े वकीलों की फौज थी, और लगातार 6-7 दिन तक उसी पर सुनवाई चलती रही। और इन लोगों ने कानूनी बातें नहीं की, वैचारिक बातें की कि ये क्यों किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में उसकी स्थिति क्या है, ये मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, घाटी का क्षेत्र, उसको कैसे, उसकी स्थिति कैसे बदली जा सकती है। ये विशेष राज्य का दर्जा खत्म होगा तो वहाँ के मुसलमानों की समस्या बढ़ेगी। ये कानूनी बातें नहीं थी, ये वैचारिक, पॉलिटिकल या आदर्शवादी बातें थी। और ये स्पेशलिस्ट है इन्हीं बातों के लिए कि घुमा फिरा कर कानून को तोड़ मरोड़ कर जजों के दिमाग में भर दो
कि इससे तो देश में क्रांति हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, तो किसी तरह से इस फैसला हमारे पक्ष में आ जाए। इसलिए कपिल सिब्बल भी हैं जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से जी, क्योंकि इनको एक चाहिए जो कि पैसे भी दे सके। जमीयत उलेमाए हिंद के पास पैसों की कमी नहीं है, इनके तो ट्रस्ट चलते हैं, हलाल ट्रस्ट भी चलते हैं। तो इसलिए जमीयत उलेमाए हिंद पैसे भर भर कर देंगे तो कपिल सिब्बल अपना चेहरा चमकाने के लिए भी चले गए कि भाई इनको तो जाना ही था। 2 दिनों से हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कपिल सिब्बल किसी न किसी याचिकाकर्ता के साथ रहेंगे और इसलिए कपिल सिब्बल को मिल गया जमीयत उलेमाए हिंद। दूसरी तरफ समस्त केरला जमीयत उलेमा, ये केरल से आया और ये चूंकि केरल में आजकल कांग्रेस ज़्यादा फड़फड़ा रही है तो उसने क्या किया, उसने अभिषेक मनु सिंघवी को रख लिया। ये दोनों पॉलिटिकल एडवोकेट, सबसे बड़े पॉलिटिकल एडवोकेट, क्योंकि पॉलिटिकल एडवोकेट ही आजकल सबसे बड़े एडवोकेट माने जाते हैं। कपिल सिब्बल राज्यसभा सांसद, अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा सांसद, ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं और जब मंत्री थे, दोनों मंत्री थे, तो दोनों कई कांड सामने आए हैं। टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे जब ये कपिल सिब्बल, तो उसमें भी टेलीकॉम घोटाले सामने आए थे। लॉ जस्टिस मिनिस्टर रहा करते थे, उसमें भी आए थे। और अभिषेक मनु सिंघवी की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो क्या क्या करके जज बना रहे थे, उसका वीडियो भी सामने आया था कि महिला वकील को जज बनाने के लिए ये कौन कौन से समझौते करवा रहे थे। तो ये सब पॉलिटिकल एडवोकेट हैं जो बड़े बड़े मुकदमे करोड़ों की फीस लेते हैं सरकारों से। जनता के पैसे देने वाली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। चलो एक्साइज घोटाला हुआ है, उसमें से 20 करोड़ रुपए फीस दे दिया अभिषेक मनु सिंघवी को। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी फंसी, उन लोगों ने अभिषेक मनु सिंघवी को रखा, कुछ ने कपिल सिब्बल को रखा। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार फंसी, वो घोटाले में फंसे, कपिल सिब्बल को रखा। तो ये सारे ऐसे ही सेटर है और अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं कपिल सिब्बल। तो अभिषेक मनु सिंघवी आ गए समस्त केरला जमीयत उलेमा के तरफ से। उसके बाद ओवैसी को भी चाहिए था। अब ओवैसी खुद भी बैरिस्टर साहब है, लेकिन ये खुद पैरवी करने के लिए नहीं जाते। निजाम पासा को ले आया, फिर एक जुल्फिकार अली को ले आया। ये सारे वकीलों को जुटा लिया है कि अगर ये बेंच में हेर फेर हो, जैसे बहुत बड़ी समस्या जुडिशियरी की ये है। अभी जज कैश कांड के बाद ये जुडिशियरी पर सवाल उठा और बहुत बड़ा सवाल उठा। ये तो सीधे तौर पर देखा गया कि जस्टिस वर्मा के घर में पैसे मिले जी, चाहे जले फटे नोट ही मिले, लेकिन पैसे तो रखे थे। अब इस पर इन लोगों के ऊपर सवाल उठने लगा कि जो पकड़ा गया वही तो चोर साबित हुआ, लेकिन वो चोर साबित हुआ तो भी आप ढपने की कोशिश कर रहे हो। इंटरनल प्रोब चलेगा, वो जुडिशियल वर्क नहीं करेंगे, लेकिन सस्पेंड नहीं किया जाएगा, वो जज बने रहेंगे। काम एडमिनिस्ट्रेटिव ही करवाओ, लेकिन आप जज तो बनाए हुए हो, पेमेंट तो मिल रहा है, पैसे तो सुविधाएं तो मिल रहे हैं। अब पैसे सुविधाएं मिल रहे हैं तो समस्याएं हैं, क्योंकि इतने बड़े करप्शन के चार्जेस लगने के बाद कोई अधिकारी क्या उस पद पर रह सकता है? सस्पेंड कर दिया जाएगा। मंत्री भी नहीं रह सकता, उसको भी हटा दिया जाता है, पार्टी पर दबाव बनता है, वो जनप्रतिनिधि है। लेकिन ये लोग उस पर दबाव नहीं बना सके। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई कि भाई FIR किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये हमारा काम है, जब इंटरनल प्रोब की रिपोर्ट आएगी तो हम जांचेंगे, समझेंगे, तो हम इस पर फैसला लेंगे। लेकिन ये बड़ा मसला होता है बेंच का, जो बार एंड बेंच की बात की, तो बेंच निर्धारित करता है कि उसमें कौन कौन से जज होंगे। ये 3 जजों की बेंच, 5 जजों की बेंच, 8 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच, ये बेंच बनाई जाती है। तो बेंच में कैसे खेल चलता है? अगर 2 जजों की बेंच है तो निर्धारित नहीं हो सकता दोनों आपके पक्ष में होंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं होता है कि 5 जज की बेंच बन गई तो पांचों एक तरफा फैसले दे। 3-2 से भी आपके पक्ष में फैसले आ सकते हैं। तो 3 जज होने चाहिए जो आपके विचारधारा के अनुसार जी। जैसे तीस्ता शीतलबाड़ के मामले में 2 जजों ने कंफ्यूज हो गए, नहीं देंगे जमानत, एक पक्ष में एक विरोध में, 3 जजों की बेंच बनी और उसके बाद 2 जज पक्ष में आ गए कि नहीं जमानत देनी चाहिए, हो गया फैसला। तो उसी तरीके से बेंच जो है ये किस बेंच में चला जाएगा? अभी तो PV संजय कुमार और CJI खन्ना इसको देख रहे हैं,
लेकिन ये बेंच बनाएंगे, ये अभी अपील को देख रहे हैं कि कब इसके लिए शेड्यूलिंग की जाए, रोस्टर बनाया जाए, किन जजों की बेंच बनाई जाए। अब उसके बाद हो सकता है कि मैक्सिमम बड़ी बेंच बनाई जाए, संवैधानिक मसला आ सकता है तो 7 जजों की बेंच बनाई जाए। तो हम कौन कौन से रहेंगे? 5 जज तो कॉलेजियम में ही रहते हैं। अब 5 जज जो कॉलेजियम में दिन रात बैठे रहते हैं, सबकी विचारधारा अच्छी हो जाती है, सबके मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है, एक दूसरे से कोऑपरेशन हो जाता है। अभी 5 जज है कॉलेजियम में, अब वो उसमें से 3 जज कॉलेजियम से आ जाएंगे, 2 उधर से आ जाएंगे। ये जुडिशरी में भी बड़ी लॉबिंग चलती है। तो किन जजों की बेंच होगी और उन जजों की बेंच में किनकी अच्छी पहचान हो, निजाम पाशा की अच्छी पहचान हो, या फिर कपिल सिब्बल की अच्छी पहचान हो, अभिषेक मनु सिंघवी की अच्छी पहचान हो। तो ये सारे लोग अलग अलग वकील लेकर पहुंचे और ये आगे उसी जगह की बात है कि आगे क्या किया जा सकता है, क्योंकि फैसले हमेशा सुप्रीम कोर्ट के ऐसे नहीं आते जो पूरी तरह से कानून के आधार पर दिए जाते हैं। कानून के आधार पर फैसले तो लोअर जुडिशरी में मिलता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तो जो हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये संविधान की व्याख्या करते हैं और जहां व्याख्या शब्द आ गया वहां तो विचारधारा आ जाएगा कि ये व्याख्या जब करने लगे तो उसमें कारण देखा जाने लगेगा और उसी कारण में फिर आपकी विचारधारा आती है जी। तो इसी व्याख्या के चक्कर में छोटे मोटे कुछ न कुछ कारण निर्धारित कर लिए जाते हैं। इसलिए कई पूर्व जजों ने कहा है कि जब हमें पता चल जाएगा कि इसके खिलाफ हमें फैसला देना है, हम लोग तर्क ढूंढ लेंगे। ये जब रिटायर होते हैं तो इनकी बुद्धि खुलती है और उसके बाद अलग अलग जगहों पर सेमिनार में जाते हैं, ये फिर कहीं विजिटिंग प्रोफेसर बनते हैं, लॉ स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो उस समय ये सब बातें आती है सामने। और पिछले दिनों तो 21 पूर्व जजों ने सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई को चिट्ठी लिखी थी जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला आया था कि आप लोग कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई, संसद में कानून पारित होता है, आप लोग उसको खत्म कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। तो संसद में बैठे हुए सांसद जो इतना मेहनत से कानून बनाते हैं, तो एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए कि आप कोई कानून बनाएंगे तो जेपीसी में जाने की क्या जरूरत है, पहले सुप्रीम कोर्ट में भेज दो, रिकमेंडेशन कर दो, भाई ये कानून सही है या नहीं है। अगर आप कह दोगे ओके है तभी हम पारित करवाएंगे। ये संभावना जैसी स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी है। तो अभी इन लोगों ने ये सारे वकीलों की फौज इकट्ठी कर ली है। अभी प्रशांत भूषण भी आएगा, क्योंकि 1-2 संगठन जो है, ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, इसने भी याचिका दायर की है। ये सिविल राइट के प्रोटेक्ट करते हैं। ये कौन से सिविल राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है? ये प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने वाला है। ये किसी के नागरिक अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनी है। तो वो एनजीओ भी सामने आ रही है और अभी और कुछ एनजीओ सामने आएगी। संविधान बचाओ एनजीओ, अधिकार बचाओ एनजीओ, ये सारे एनजीओ जिसकी फंडिंग होती है विदेशों से, जिसकी फंडिंग यही लोग करते हैं मिलजुल कर, वो सब आएंगे। तो ऐसे ही जितने वकील जो अभी एंटी मोदी माने जाते हैं जी, इन सब की फौज खड़ी कर ली जाएगी और फिर देखा जाएगा कि जजों की बेंच कौन सी बनती है और जो बेंच बनेगी उसमें इन लोगों में से कुछ को कहा जाएगा भाई देखिए आगे आपके अधिकार क्षेत्र में है, वो आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें सुनवाई होती है, जैसे कह दिया गया कि अर्जेंट हियरिंग की बात है, तो अर्जेंट हियरिंग में आपने कह दिया हम कंसीडर करेंगे इसको। क्यों करेंगे कंसीडर? सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे? अगर वर्शिप एक्ट पर 2020 में याचिका दायर की गई कि वर्शिप एक्ट गैर असंवैधानिक है, अगर ये एक्ट है तो हमारे लीगल रेमेडी के अधिकार को चैलेंज करता है, तो हम इस कानून को कैसे अपना सकते हैं? 2020 से चलता हुआ 2024 में सुनवाई हुई, तब जबकि संभल का विवाद आया, जमीयत उलेमाए हिंद और ओवैसी याचिका दायर किया कि हम इंटरवेंशन याचिका दायर करते हैं इसमें। ये 5 सालों से चल रहा है कि सेकुलरिज्म शब्द जो प्रियम्बल में है इसको हटाया जाए। अगर नहीं हटाते हैं तो कम से कम वो डेट निर्धारित करें कि ये जब से लागू किया गया, जिस संशोधन से लागू किया गया। आप प्रियम्बल में चेंज करवा देते हो, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर खतरे में नहीं आती है।
तो इसलिए अर्जेंट हियरिंग में क्या जरूरत पड़ गई भाई, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बना। अब कानून बना है तो वो इंप्लीमेंट होगा। इंप्लीमेंटेशन में अगर सरकार कुछ ऐसे काम करती है जो कि नहीं करना चाहिए, आपके बर्दाश्त से बाहर की चीज है, गैर संवैधानिक, तो अगर आप बर्दाश्त नहीं करते हो, अगर आपको लगता है कि सरकार है जो देखो कानून बना और उसके बाद इतनी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा ली, भ्रष्टाचार तो है, प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड है वो समाधान के रास्ते ढूंढे जाएंगे। वक्फ काउंसिल में 2 गैर मुस्लिम होंगे, इमिनेंट पर्सनालिटी की बात की गई है, पूर्व जज की बात की गई है, पार्लियामेंट्रियन की बात की गई। ये थोड़ी कहा गया है कि विश्व हिंदू परिषद का कोई नेता चला जाएगा, वो व्यक्ति होगा जो इसकी जानकारी रखता है। अब पूर्व जजों से भी खुश नहीं हो कि वो अगर वक्फ काउंसिल में मेंबर हो। इसमें कहा गया 2 मुस्लिम हो गए, महिलाएं, जो मुस्लिम काउंसिल होगा, जो मुस्लिम मेंबर होंगे उसमें मैंडेटरी है कि 2 मुस्लिम महिलाएं भी होगी। अब ये मुस्लिम महिलाओं के साथ कहां बैठ के काउंसिल में चर्चा करेंगे, उनके अधिकार ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो ऑल इंडिया महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो उसके समर्थन, उसने सपोर्ट किया कि भाई हमें तो कोई अधिकार ही नहीं दे रहा था ये लोग, तो हम इसके विरोध में थोड़ी रहेंगे, हमें तो अधिकार मिल रहा है, हमारे में से कोई जाएगा वहां काउंसिल में, वक्फ के काउंसिल में मेंबर होगी महिलाएं। तो इसलिए ये जो विवाद चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मसला गया है, इसमें तत्काल कंसर्न की जरूरत नहीं थी। ये आपने याचिका दायर की, ठीक है, वो मेल के तहत थ्रू याचिका दायर की जाती है, वो एडमिन डिपार्टमेंट में जाता है सुप्रीम कोर्ट के एडमिन डिपार्टमेंट में उस पर सुनवाई होती है, फिर उसको लिस्टेड किया जाता है कि हाँ भाई कौन से जज के पास अभी समय होगा, उसमें इनको दिया जाएगा। आपके पास टाइम नहीं होता, हियरिंग डेट पर डेट, तारीख पर तारीख देते हो 2-2, 3-3 महीना पर, तो उसके बाद उस प्रोसेस के थ्रू उनके पास जाएगा, वो फिर ये सोचेंगे कि हाँ एक्सेप्ट करना चाहिए, तो फिर उसके बाद बेंच तैयार किया जाएगा, रोस्टर बनाया जाएगा, फिर उसके बाद ये तारीख दी जाएगी। ऐसे प्रोसेस है, तो आप प्रोसेस अपनाओ। ऐसा तो नहीं है कि कोई मर्डर का जो अपराधी है वो विदेश भागने वाला है तो इसके लिए अर्जेंट हियरिंग चाहिए। किसी की फांसी होने वाली है तो अगर अर्जेंट हियरिंग नहीं करेंगे, कल फांसी हो जाएगी तो उसको वापस नहीं लाया जा सकता। इसमें अर्जेंट हियरिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है, जिस पर कंसर्न की बात सीजेआई ने कही है। तो इसलिए ये विवाद अभी बढ़ेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख बैलेंस नहीं रहा तो फिर जुडिशियल रिफॉर्म की जो बात चल रही है वो और तेजी से बढ़ेगी। यानी अभी समस्या खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सरकार अपना काम छोड़ेगी नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट में जाने से, याचिका दायर करने से, विवाद पैदा करने से ऐसा नहीं होगा कि सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को इम्प्लीमेंट करने में अभी कोताही बरतेगी, अभी डिले नहीं करेगी, ये तत्काल एक्शन में आएगा। जितने भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां स्टेट वक्फ बोर्ड का रीऑर्गेनाइजेशन शुरू हो चुका है, बिल्कुल, और दावे भी शुरू हो चुके हैं। जल्दी करो, नहीं तो फिर धीरे धीरे वो प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथों से खिसक जाएगी। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ कानून में अड़ंगा डालने वाले ये नेता सिर्फ अपनी सियासी जमीन बचाने में भी जुटे हैं, क्योंकि अब तक मुसलमानों की राजनीति करते आए विपक्ष के इन नेताओं के पैरों के नीचे से मोदी ने जमीन छीन ली है। इसलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करके बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे इन मुस्लिम परस्त लोगों को चौंकाता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।